राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग जैक मॉडल सेट अकाउंटेंसी का एमसीक्यू क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके थे। आज आपको बताने जा रहे हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो 47 नंबर से स्टार्ट है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको दिया गया है कि ए बी तथा सी एक फॉर्म में साझेदार है। 1 अप्रैल 2022 को उनकी पूंजी क्रमशः 15,000, 10,000 और 5,000 थी। संलेख के प्रावधान के अनुसार ए को 1,000 रुपये प्रतिवर्ष पारिश्रमिक दिया जाएगा तथा पूंजी पर ब्याज की दर जो होगी वो 6% वार्षिक होगी। लाभ हानि विभाजन का अनुपात अनुपात जो है वो 2:2:1 होगा। उपयुक्त शर्तों पर ध्यान नहीं देकर वर्ष 2022 से 23 का शुद्ध लाभ 20,000 रुपये को तीनों साझेदारों में बराबर बांट दिया गया। अशुद्धि के सुधार हेतु समायोजन की प्रविष्टि ज्ञात कीजिए। मतलब एक आपको एडजस्टमेंट एंट्री बनाना है। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, their capital account stood 15,000, 10,000 and 5,000 respectively on 1st April 2022. As per provision of the deed, A was to be allowed remuneration 1,000 per annum, interest on capital 6% per annum. Profit were divided in the ratio of 2:2:1. Ignoring the above terms, net profit rupees 20,000 for the year ending by 23 was divided among the partners equally. Pass adjustment entry to rectify the error. तो चलिए आपको एडजस्टमेंट के हिसाब से बताते हैं कि क्या आपको एक जर्नल एंट्री पास करना है। तो इसके लिए पहले हम लोग को एक टेबल बनाना होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 47, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अकाउंटेंसी का। जैक मॉडल सेट है 23 से 24। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, एंट्री बनाने से पहले आपको एक स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाना होगा। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट का एक स्टेटमेंट हम लोग को बनाना होगा इसका। तो जैसा आपको बताया गया है कि ए बी सी 3 पार्टनर है। तो एग्ज़ाम में भी आप जो कॉलम बनाएंगे वो पेंसिल से बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, ताकि अगर कुछ गलती हो भी जाता है तो आप उसको इरेज कर सकते हैं। परफेक्ट कॉलम के साथ आप बनाइए। ए बी सी अगर 3 पार्टनर है तो एक टोटल का भी एक कॉलम ले लीजिए आप। ये जैसे हम लोग एक टोटल का कॉलम ले लिए और ये तीनों पार्टनर का एक कॉलम ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग पार्टिकुलर ए बी सी और टोटल। तो जैसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि रेमुनरेशन मिलेगा पार्टनर ए को। ए वाज टू बी अलाउड रेमुनरेशन रुपीज़ 1,000 पर एनम, यानी पूरे साल भर के लिए। तो लिख लेते हैं रेमुनरेशन टू ए। रेमुनरेशन टू ए यानी 1,000 रुपये आपको दिया हुआ है पर एनम का। तो 1,000 यहाँ लिख लिए, बाकी शब्द में डैश कर देते हैं। तो ये रेमुनरेशन टू ए ये क्या है, क्रेडिट है, सी आर लिख लेते हैं।
उसके बाद क्या है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया गया है 6% पर एनम के हिसाब से, तो उसको भी लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 6% पर एनम, ये भी क्रेडिट है। तो जैसे आपको यहाँ कैपिटल दिया हुआ है 15,000, 10,000, 5,000, तो इसका परसेंटेज है 6%। तो 15,000 का अगर आप 6% निकालेंगे, 15,000 का 6% होता है 15 6 या 90, यानी 900 होता है। फिर 10,000 का 6% 600 होता है, और 5,000 का 6% 300 होता है। और इसका टोटल कर लीजिए, टोटल यहाँ पर डैश कर दिए थे, 1,000 होगा टोटल इसका, और इसका 9 6 15, 15 और 3 1800, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी बताया गया था, जो प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा 2 to 1 में, यानी 2:2:1 में, लेकिन ये सब देने के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग, प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग remuneration and interest on capital, interest on capital, that is जो आपका प्रॉफिट है वो है 20,000 का, और उसमें आप रेमुनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी 1,000 और 1,800 यानी 2,800 रुपये, इसमें से अगर माइनस कर देते हैं तो बचेगा आपका 17,200 इन द रेशियो ऑफ 2 to 1, इन द रेशियो ऑफ 2 to 1, ठीक है ना। ये भी क्या है, क्रेडिट है। तो इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। तो 17,200 जो है, यहाँ लिख लीजिए 17,200, इसी अमाउंट को आपको बांटना है। तो 17,200 को आपको 2 to 1 में बांटना है, 2 2 4 और 1 5, यानी 2/5 2/5 और 1/5। तो पहले 1/5 इसका निकाल लेते हैं, यानी इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। 17,200 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, यानी 3,440 रुपये आ रहा है, 3,440 रुपये। 17,200 क्या किया, 1/5, यानी 1/5 मतलब इंटू 1 डिवाइड बाई 5, 5 से अगर डिवाइड करिएगा तो 5 तिया 15, 2 बच गया, 22 हो गया, यानी 5 चौके 20, 2 बचा, 5 चौके 20 और 1 0, 3,440। इसी का दुगुना इन दोनों को मिलेगा। दुगुना मतलब यहाँ पर हो जाएगा 0, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिया 6, यानी इसको भी उतना ही मिलेगा, 6,880 रुपया मिलेगा इसका दुगुना, ठीक है ना। अब इन सबको क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए, क्योंकि ये सब जो है क्रेडिट वाले थे। जो डेबिट होगा उसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया 18, 17, 18, 19, ये आपका हो गया 20,000। ये यहाँ पर गलती से एक डैश कर दिए थे, तो ये 1,000 प्लस 1,800 प्लस 17,200 को ऐड कीजिएगा तो 20,000 होता है, और ये 3,740 होगा,
3,740, ये आपका हो जाएगा 8 6 14 यानी 6 1 7 7,480, 7,480 और ये आपका हो जाएगा 6,000 7,000 9 8 17 8,780, 8,780 हो जाएगा। ये आपका हो गया नेट अमाउंट, ये हो गया आपका नेट अमाउंट। और इसमें से जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 20,000 है, जिसको हम लोग बोले थे कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो नेट जो आपको करना है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को, तो यहाँ पर लेस हो जाएगा, लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑलरेडी लिखिए इसको, ऑलरेडी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड रुपीज़ 20,000, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि 20,000 को ही आपको बांटना था इन इक्वल रेशियो, इन इक्वल रेशियो में, यानी 3 पार्टनर है इक्वली जो है, यानी पॉइंट में आएगा, दिक्कत कुछ नहीं है, पॉइंट में आएगा। तो 20,000 का 1/3 अगर करते हैं हम लोग, तो 3 छक 18, 2 3 छक 18, 6,667 आ जाएगा, ठीक है, 6,667 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, डेबिट हो रहा है, इसको बोल सकते हैं टोटल क्रेडिट भी बोल सकते हैं, ये टोटल क्रेडिट है। और ये माइनस होने वाला अमाउंट है 6,667, और इसको 6,666 कर दीजिए, ताकि आपका अमाउंट जो है ना तो 1 रुपये बढ़ जाएगा इधर से, तो आपका कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो 8,780 में से 6,667 माइनस कर दीजिए, 7 3 10 6 1 7 7 और 1 8 6 1 7 2,113 रुपये, ठीक है। ये हो गया आपका 7 3 10 6 1 7 1 8 8 6 14, और हाँ ये देखिए, ये आपका टोटल क्रेडिट में से डेबिट अगर माइनस भी हो गया तो ये प्लस में आ गया, ये टोटल क्रेडिट में से डेबिट माइनस हुआ तो आपका प्लस में आ गया। और ये 3,740, उसमें से हम लोग को माइनस करना है 6,666, तो ये आपका नेगेटिव फिगर में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 हो जाएगा, 4 2 6 7 9 16 3 1 4 4 2 6 2,926, तो ये आपका नेगेटिव में आ गया, माइनस में, और ये आपका डैश कर दीजिए। तो ये आपका हो गया डिफरेंस, ये आपका हो गया डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए जो प्लस में होता है वो क्रेडिट है, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, और ये डेबिट का टोटल ज़्यादा था, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो जर्नल एंट्री जो है, आपको डेबिट को पहले लिखना है, फिर क्रेडिट को लिखना है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री, यानी रेक्टिफाइंग एंट्री आपको करने के लिए बोला है, तो यहाँ लिख दीजिए एडजस्टमेंट एंट्री, नीट एंड क्लीन बनाते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट एंट्री।
एक एडजस्टमेंट एंट्री आपको बनाना है यहाँ पर। जर्नल एंट्री का कॉलम आपको बनाना है, डेट पर्टिकुलर। तो चलिए एंट्री करते हैं हम लोग। पहले लिख लेते हैं यहाँ पर कि डेट पार्टिकुलर्स LF, अमाउंट एक डेबिट के लिए, एक क्रेडिट के लिए। तो डेबिट वाले को हम लोग पहले रखेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे, सी को। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो सी में लिख देंगे 2926, ए में लिख देंगे 2113 और बी में लिख देंगे 813। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री यानी गेनिंग पार्टनर को हम लोग, जैसे यहाँ पर जो है क्रेडिट वाले को यानी जिसमें क्रेडिट हुआ था उसको हम क्रेडिट रख दिए, जो डेबिट है उसको डेबिट कर दिए। तो इसके हिसाब से आपको एक रेक्टिफाइंग एंट्री तो मिल गया, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट बिंग लिख दीजिए एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट का क्या हुआ था, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये आपका फाइनल इस तरह से आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, रेम्यूनरेशन लिख दिए ए का, जो आपको दिया हुआ था 1000 रुपये, और उसके बाद आपको दिया हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। तो कैपिटल जितना था, एक 15,000 का 6% निकाले 900 आ गया, 10,000 का 6% निकाले 600 आ गया, और 5,000 का 6% निकाले 300 आ गया। सबको प्लस कर दिए, एक का 1,000, एक का 1,800। और प्रॉफिट यानी रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद यानी 20,000 में से 2,800 माइनस कर दिए, तो बच गया कितना हम लोग का 17,200। उस 17,200 को बांट दिए 2:2:1 में, तो इतना आ गया। अब इसको माइनस किए तो टोटल नेट अमाउंट निकल गया मेरा क्रेडिट का। और प्रॉफिट ऑलरेडी बोल रहे कि 20,000 को इक्वल बांटना था, यानी इतना 6,667 के हिसाब से 666 यानी 6,666 सी को मिला, और उसके हिसाब से डिफरेंस अमाउंट आ गया कुछ प्लस में। तो प्लस में जो था वो क्रेडिट था और जो माइनस में था वो डेबिट था। तो डेबिट वाले को पहले एंट्री कर दिए, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट लिख दिए सी में 2926, ए में लिख दिया 2113 और बी में लिख दिया 813। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर उम्मीद आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है उसमें, क्या पूछा गया है उसमें। क्वेश्चन नंबर आपको 48 में दिया गया है कि XYZ जो है वो X और Y जो है वो साझेदार है।
तो एक्स और वाई अगर साझेदार हैं यहाँ पर, जो लाभ विभाजन 4:1 में करते हैं 31 दिसंबर 2022 को, उनका आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार था, यानी एक्स वाई आर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट in the ratio of 4:1. Their balance sheet as on 31st December 2022 was as follows. Liabilities दिया हुआ है, bills payable, creditors है, profit and loss account है, capital है 60,000 40,000 और लैंड फर्नीचर इन्वेस्टमेंट डेटर कैश। टोटल बैलेंस शीट का टोटल है यहाँ पर 1,62,400, यानी एक्स और वाई को एडमिशन दिया गया जिनका रेशियो था 4:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2023 को उन्होंने यानी जेड को निम्नलिखित शर्तों पर शामिल किया, ठीक है ना। तो उनका नया लाभ विभाजन क्या होगा, उनका नया लाभ विभाजन जो होगा वो 2:3:5 होगा। फर्नीचर का जो मूल्यांकन किया गया है वो हो जाएगा 24,000 तथा विनियोग का मूल्यांकन जो होगा वो 44,000 का होगा। और आगे आपको दिया गया है कि देनदारों पर जो संदिग्ध यानी देनदारों पर संग्रहित ऋण जो है संचित के लिए 5% प्रावधान करना और जेड द्वारा पूंजी के रूप में 25,000 रुपये तथा ख्याति के लिए 15,000 नगद लाया गया। ध्यान रखिएगा, आपको पुनर्मूल्यांकन खाता यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट और साझेदारों को पूंजी खाता बनाना है इसमें। ऑन 1 जनवरी 2023 दे एडमिट जेड को एडमिशन दिया गया। उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 है। फर्नीचर का वैल्यूएशन 24,000, इन्वेस्टमेंट का 44,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है वो 5% ऑन लेटर किया गया 25,000, cash brought by Z as a share of capital and rupees 15,000 as share of premium यानी goodwill. You are required to prepare revaluation account and partners capital account बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है जिसमें कोई परेशानी नहीं होगा, इजीली आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाएंगे। तो चलिए हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए ये आपका क्वेश्चन नंबर है 48, क्वेश्चन नंबर 48। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जैसा आपको फॉर्मेट पता है इसका 4 कॉलम होता है। पर्टिकुलर अमाउंट होता है, तो फॉर्मेट ये हम लोग का तैयार हो गया है। एक आपका डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको पता है कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये तीनों में से कोई एक अकाउंट होता है। तो तीनों में से कौन सा अकाउंट होता है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है ये आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग लिख लिए पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन के लिए फर्नीचर का जो वैल्यू है वो बोरा 24,000 हो गया, ठीक है। तो फर्नीचर का वैल्यू पहले क्या था वो देख लेते हैं हम लोग। तो फर्नीचर का जो वैल्यू था, फर्नीचर का जो वैल्यू था वो 20,000 था, बाद में जाकर हो गया 24,000 रुपये, यानी फर्नीचर इंक्रीज़ हो गया है। तो इंक्रीज़ जब होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट, यानी 4,000 से इंक्रीज़ हो गया तो आप लिखेंगे यहाँ पर 4,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था, 50,000 था, लेकिन अब उसका वैल्यूएशन हो गया 44,000, यानी डिक्रीज़ हो गया। तो उसको आप लिखेंगे 2 में लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 6,000 से,
और एक आपको दिया हुआ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट जो है मेंटेन किया गया 5% डेटर के ऊपर। तो डेटर कितना है आपका वो देख लीजिए, 40,000 है। तो 40,000 का 5% अगर आप निकालेंगे तो 2,000 रुपये आता है। तो लिखेंगे आप यहाँ पर टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट। तो कितना आ गया, 40,000 का 5% यानी 2,000। तो 6,000 प्लस 2,000 8,000, यहाँ 4,000 है, यानी आपका डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस को हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का जो नाम है वो है एक्स और वाई। तो यहाँ पर क्योंकि पुराने साझेदार में बांटा जाता है, नए पार्टनर को इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं दिया जाता है। तो 6,000 प्लस 2,000 हो गया 8,000, डबल लाइन से क्लोज कर देंगे, यहाँ भी हो जाएगा 8,000। 8,000 में से 4,000 माइनस कर दीजिए तो 4,000 हो गया। और इनका रेशियो जो दिया हुआ था, इनका रेशियो दिया हुआ था आपको 4:1, यानी 4/5 और 1/5। तो 1/5 अगर कैलकुलेट करते हैं तो 5 अट्टे 40, यानी 800 रुपया होता है वाई के हिस्से में। और अगर ये 800 को अगर आप 4 से गुना कर देते हैं तो, क्योंकि इसको 4 गुना मिलेगा, यानी 3,200 रुपया मिलेगा इसको, एक्स को 3,200, यानी टोटल मिला के हो गया 4,000 रुपया। ठीक है, एक्स और वाई को 4:1 का रेशियो था। तो ये हम लोग बना लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आपको गुडविल में कुछ चेंजेस करना पड़ता है। तो उससे पहले आपको चेक करना होगा इसका सेक्रीफाइजिंग या गेनिंग रेशियो, पहले आपको चेक कर लेना होगा। ठीक है, लेकिन एडमिशन का सवाल है तो सबसे पहले आप क्या चेक कीजिएगा, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइजिंग रेशियो, तो ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो एक्स और वाई। तो इसका रेशियो है 4:1 है। और जो न्यू रेशियो है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, जो न्यू रेशियो है वो है 2:3:5, यानी 2, 3 और 5, ये z का हिस्सा है। ठीक है ना, तो ये z का हिस्सा है, न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है 2:3:5। तो यहाँ पर हम लोग सेक्रीफाइजिंग रेशियो अगर निकालते हैं तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो x का सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालेंगे, क्योंकि इसका 4 और 1 को ऐड कर देंगे तो 5 आता है, यानी 4/5 माइनस न्यू रेशियो 5 3 8 2 10, यानी 2/10। एलसीएम हो गया 10, यानी 8 माइनस 2, यानी ये आ गया 6/10। तो ये आपका प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब है ये सेक्रीफाइस है। और y का कैलकुलेट करके देख लीजिए, ओल्ड रेशियो इसका है 1/5 माइनस न्यू रेशियो है इसका 3/10, 3/10, 5 दूनी 10, यानी 2, और यहाँ से 3, तो देखिए आपका माइनस में आ जा रहा है, -1/10। तो ये आपका हो गया गेन हो गया।
ठीक है। तो एक को सेक्रीफाइस हुआ, एक को गेन हुआ। तो इससे पहले जब भी आप एडमिशन का सवाल बनाते थे नॉर्मल क्वेश्चंस में, आपको सेक्रीफाइस ही निकलता था जो पुराने पार्टनर्स हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या निकल रहा है, आपका एक को सेक्रीफाइस हो रहा है तो दूसरे को गेन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना होगा, जो गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दोनों को करना होगा, एक सेक्रीफाइस के लिए भी और गेनिंग के लिए भी, ठीक है ना। तो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको पहले जो गुडविल दिया हुआ है वो गुडविल आपको यहाँ पर एडमिशन के वक्त जो है जेड 15,000 रुपया लेके आया था एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम। तो 15,000 का जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर गुडविल, तो उसको पहले क्या करना होगा आपको यहाँ पर लिख लेते हैं कि गुडविल ऑफ जेड इक्वल्स टू 15,000। गुडविल ऑफ जेड जो है वो 15,000 है। तो आपको निकालना होगा टोटल गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन जेड्स शेयर, यानी जेड के शेयर के हिसाब से। तो 15,000 इंटू जेड का जो शेयर है वो कितना है, ये 5/10 है। तो 5/10 अगर करेंगे तो उसको हम लोग क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा, क्योंकि मेरे को टोटल चाहिए, टोटल गुडविल चाहिए। तो 5/10 को हम लोग लिख सकते हैं 10/5 यानी 30,000। जो गुडविल का अमाउंट आ गया वो कितना आ गया, 30,000, यानी 30,000 का गुडविल आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे आपको दिया हुआ है जेड का जो हिस्सा है, जेड का जो शेयर है वो है 5/10 है, ठीक है। लेकिन आपको टोटल गुडविल निकालना है तो इसको हम लोग क्या किए, 10/5 कर दिए। अगर टोटल गुडविल निकालना है तो 10/5 इंटू 15,000 यानी 30,000 आ गया। इस 30,000 में एक्स को और वाई को कितना जाएगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स शेयर ऑफ गुडविल, एक्स शेयर ऑफ गुडविल। तो एक्स को कितना हिस्सा जाएगा, तो 30,000 इंटू 6/10, तो ये 6 × 18,000। $30,000 का जो सेक्रीफाइस हुआ है, जो वो तो सेक्रीफाइस हुआ है, तो यानी जो एक्स का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो तो उतना ही रहेगा जितना वो सेक्रीफाइस किया है, यानी 30,000 ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक्स का शेयर ऑफ गुडविल नहीं निकालेंगे, सिर्फ वाई का शेयर ऑफ गुडविल निकाल देंगे, ठीक है ना। वाई शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि एक्स का शेयर ऑफ गुडविल तो उतना ही रहेगा। तो 30,000 का सिर्फ आप क्या निकालेंगे, 1/10 निकाल दीजिए। तो 1/10 आ जाएगा, यानी 3,000 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसका 15,000 और इसका 3,000, क्योंकि जो टोटल गुडविल था वो जेड का, वो 15,000 इंटू 10/5 कर दिए, क्योंकि टोटल फर्म का जो है वो गुडविल हो जाएगा आपका 30,000 हो जाएगा। और 30,000 का जो है सिर्फ आपको गेनिंग का जो है गुडविल, वो गेनिंग पार्टनर का गुडविल आपको सिर्फ निकालना है। यानी 30,000 का सिर्फ आप कितना निकालेंगे, 1/10 निकाल देंगे, तो आपका आ जाएगा 3,000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसके बाद बनाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जेड का शेयर ऑफ गुडविल कितना था, 15,000 था। टोटल गुडविल जो हुआ वो रिवर्स कर देंगे, जो रेशियो था आपका
10/5 हो जाएगा। टोटल निकालने के लिए रिवर्स किया जाता है 10/5, यानी आपका 30,000 आ गया। तो 30,000 जो है 30,000 का हम लोग को कैलकुलेट करना था, उसका जो सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो है उसके हिसाब से तो 15,000 ही जेड के हिसाब से, जेड का जो प्रीमियम गुडविल होगा वो तो 15,000 ही होगा। तो यहाँ पर आपका जो वाई का शेयर ऑफ गुडविल है वो हो जाएगा 30,000 का 1/10 हो जाएगा, क्योंकि जो गेनिंग जो पार्टनर्स होता है उसी का सिर्फ आपको गुडविल यहाँ पर कैलकुलेट करना है। 1/10 जो आएगा वो कितना हो जाएगा, यानी 3,000 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48 का ही, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए कॉलम बना लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग पार्टिकुलर एक्स वाई और जेड, पार्टिकुलर्स एक्स वाई और जेड। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो कैपिटल है एक्स और वाई का वो 60,000 और 40,000 है, जिसको हम लोग लिखते हैं बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। बाई बैलेंस BD जो एक्स का कैपिटल है आपका 60,000 और वाई का कैपिटल है 40,000। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जेड जो है नया पार्टनर है, तो नया पार्टनर जो है कैपिटल लेके आया है 25,000 का। तो चलिए इसका जनरल एंट्री भी आपको समझा देते हैं साथ में, ताकि आपको एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर इसका आप जनरल एंट्री बनाते हैं कि नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल अगर लेकर आता है तो उसका क्या एंट्री करते हैं आप, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं टू जेड्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जेड का जो कैपिटल है वो है 25,000 और जो गुडविल है 15,000 है, यानी 40,000। और दूसरा जो एंट्री आप करते हैं वो लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, सारे सेक्रीफाइसिंग को लिखते हैं। सेक्रीफाइसिंग आता था अभी, लेकिन एक गेनिंग पार्टनर भी है इसमें। जो गेनिंग पार्टनर है वो कौन है, वाई है। तो यहाँ पर लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो कितना है, 15,000 का है। प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो कितना है, 15,000 का है। और जो वाई का जो कैपिटल है वो कितना है, 3,000 का है। और एक्स में कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा।
यानी आप इसको 18,000 अगर कैलकुलेट करते हैं तो भी वो गलत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ गेनिंग का ही आप सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो 15,000 जेड का शेयर ऑफ गुडविल और 3,000 जो है वाई का शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आपका 15,000 प्लस 3,000 यानी 18,000 का एंट्री हो रहा है। तो यहाँ पर आप जब लिखेंगे तो लिखेंगे आप बाई बैंक अकाउंट, एक्स वाई में नहीं लिखें, जेड में लिखेंगे, क्योंकि जेड का जो कैपिटल है वो है 25,000 रुपये का। और यहाँ पर लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जेड यानी जो लेकर आया है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किस में करते थे, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर में। तो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर यानी आपका क्या है, एक्स है यहाँ पर। सेक्रीफाइजिंग जो पार्टनर है वो एक्स है, तो एक्स में कितना लिखेंगे आप, 15,000 लिखेंगे। लेकिन वाई जो है वो तो गेनिंग पार्टनर है, तो वाई तो आपका गेनिंग पार्टनर है, तो आप लिखेंगे इसको अलग से। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि आपका जो एंट्री है, तो देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो पार्टनर किसका बना रहे हैं आप, एक्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो एक्स का कैपिटल है तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो गया, 15,000 हो गया। और वाई का जब आप बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई वाइज कैपिटल अकाउंट। वाइज कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, 3,000, ठीक है ना। और इसी एंट्री को आप ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि जब वाई का कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हैं इसको डेबिट अगर रख रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। और उसका अमाउंट जो है वो लिखेंगे वाई में 3,000, जेड में कुछ नहीं लिखेंगे। और यहाँ तक करने के बाद उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बाई बैलेंस बीडी जो आपको कैपिटल पहले से दिया हुआ था 60,000 और 60,000 और 40,000 जो आपको दिया हुआ था पहले से, वो लिख दिए। बाई बैंक अकाउंट इसलिए लिखें ताकि जो नया पार्टनर जो 25,000 रुपये लेके आया था जेड, उसके बदले में लिख दिए। प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइस जिसको हुआ उसी में लिख दिए, एक्स में 15,000, वाई को गेनिंग हुआ है 3,000 का, और उसको ट्रांसफ़र कर दिए हैं यहाँ पर 3,000 से टू एक्स कैपिटल अकाउंट करके, जो आपको जनरल एंट्री में आपको समझा दिए हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स का कैपिटल अकाउंट पे ध्यान दे रहे हैं तो बाई में लिखेंगे इन दोनों को, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल बाई एक्स कैपिटल अकाउंट। और वाई का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो टू एक्स कैपिटल लिखेंगे 3,000 का। अब आगे आपको जो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आप बना चुके थे पहले ही, जो आपको लॉस हुआ था, लॉस को आप ट्रांसफ़र करेंगे टू में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक्स का 3,200 रुपया था और वाई का 800 रुपया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है पीएल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000 का था तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाई में, लिख देते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 2,000 का डिस्ट्रीब्यूशन आप पुराने रेशियो में कीजिएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कीजिएगा, जो आपका रेशियो दिया हुआ है 4:1 का रेशियो दिया हुआ है। तो 5 चौके 20 यानी 400 रुपया वाई को जाएगा और 1,600 रुपया एक्स को जाएगा, 1,600 और 400, ठीक है। तो बस इतना ही एंट्री आपको लिखना था जो आपको दिया गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के तहत। तो बाकी आप इसको ऐड कर दीजिए। तो ये 60, 70, 75, 78, 79, 79,000 और 600, ये आपका आ गया 40,400 और ये आ गया आपका 25,000। यही अमाउंट इधर लिखिए 25,000, ये हो गया आपका 40,400, ये हो गया 79,600। जो भी आपका जो डिफरेंस आएगा उसको लिखेंगे आप टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी कैरेट डाउन, यानी क्लोजिंग कैपिटल 79,600 में से 3,200 अगर लेस करते हैं तो 2 यानी 400 आ जाएगा इसका, और 79 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो 76,400 आ जाएगा। और ये 400 में से 8 और 6 14, 8 6 14, 3 1 4, 4 36, 36,600 और ये आपका आ जाएगा 25,000 रुपये, ठीक है।
तो ये आपका बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये अगर आप एक्स का शेयर ऑफ गुडविल भी निकालना चाहेंगे तो आपका 18,000 जो वो भी सही है, आप कैलकुलेट करना चाहेंगे दिखा सकते हैं। लेकिन वाई का शेयर ऑफ गुडविल मेरे को गेनिंग पार्टनर्स का चाहिए था, तो इसीलिए आप 30,000 का 1/10 कर दिए तो 3,000 आ गया। और अगर आप एक्स का भी निकालना चाहेंगे तो भी निकाल सकते हैं। 18,000 जो आपको यहाँ पर प्रूव करके बता दिए थे, 18,000, 15,000 और 3,000 आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 49 में आपको दिया गया है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:1 का, और 31 मार्च 2022 को उनका आर्थिक चिट्ठा इस टाइप से। ए बी पार्टनर है 3:1 के हिसाब से। क्रेडिटर्स एज लोन कैपिटल डेटर्स सन्ड्री एसेट्स दिया हुआ है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म ऑन द डेट डेटर को रियलाइज़ किया गया 15,000 पे, सन्ड्री एसेट्स को 60,000 पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोल रहे हैं, यानी डिसोल्यूशन चैप्टर से दिया गया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है ये भी हम लोग का नॉमिनल अकाउंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होने के बाद जो एक अकाउंट बनता है उसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें हम लोग सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, सारे एसेट्स को बेचते हैं और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 49 है। तो ये आपको बोला गया है इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए। रियलाइजेशन अकाउंट, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए थे आप, अब हम लोग बनाने जा रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसमें भी 4 कॉलम बनेगा। ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन तो इसमें है नहीं। पार्टिकुलर्स अमाउंट, क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो एक आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पहले लिख लेते हैं। उसके बाद जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो आपका जो बुक वैल्यू जो एसेट्स का जो दिया हुआ है बैलेंस शीट में उसको पहले ट्रांसफ़र कर लीजिए, जैसे डेटर और सन्ड्री एसेट्स को। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिख देंगे टू डेटर्स और टू सन्ड्री एसेट्स। पहले एसेट्स को ट्रांसफ़र कर लीजिए जो बुक वैल्यू में दिया हुआ है आपको बैलेंस शीट में। तो डेटर्स का दिया हुआ है आपको 20,000 और सन्ड्री एसेट्स का दिया हुआ है 70,000। ये दोनों एसेट्स को पहले ट्रांसफ़र कर दिए। जो आपका लाइबिलिटीज़ है पार्टनर का लोन को छोड़कर, जो आपका लाइबिलिटीज़ यानी क्रेडिटर्स, उसको भी आप ट्रांसफ़र कर दीजिए बाई क्रेडिटर्स करके। ये बेसिक चीज़ 45,000। तो सारा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने के बाद सारे एसेट्स को बेचेंगे, यानी जो आपको एसेट्स है उसको सेल करना है आपको। तो जहाँ दिया हुआ डेटर हुआ रियलाइज 15,000 एंड 60,000 सन्ड्री एसेट्स का, तो बेचने का एंट्री होगा बाय बैंक। तो बाय बैंक अकाउंट में आप लिखेंगे डेटर्स और सन्ड्री एसेट्स, डेटर्स और सन्ड्री एसेट्स। तो डेटर्स जो दिया हुआ है आपको 15,000 और सन्ड्री एसेट्स का 60,000, 15,000 और 60,000, 75,000। और क्रेडिटर्स के बारे में ऐसा कुछ लिखा नहीं है आपको पेमेंट करने के लिए, तो आपको क्रेडिटर्स का पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर सारे लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना पड़ता है, तो टू बैंक अकाउंट करके लिख लीजिए क्रेडिटर्स पेड। बुक वैल्यू पे ही पेमेंट कर दीजिए 45,000 से। ठीक है, पेमेंट हो गया। अब आप देख लीजिए डेबिट का टोटल ज़्यादा है कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। 70, 90, 9, 4, 13, 135।
यानी डेबिट कैपिटल ज़्यादा है यानी लॉस आएगा आपको, तो यहाँ लिख लेते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पुराने पार्टनर यानी ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जो भी आपके प्रॉफिट और लॉस है, यानी जो लॉस हम लोग कैलकुलेट किया अभी। एक 135 यानी 1,35,000, यहाँ भी लिख लेते हैं 1,35,000, तो ये 7 4 5 5 10 7 4 11 1,20,000, 15,000 का डिफरेंस आ रहा है, यानी लॉस आ रहा है आपका 15,000 का। उस 15,000 का लॉस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पर जो रेशियो आपको दिया हुआ था 3:1 के रेशियो में, यानी 3/4 और 1/4, तो 4 से इसको डिवाइड करते हैं 15,000 को, तो 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 3,750, और इसका तिगुना कर देते हैं, 3 5 15, 3 सत्ते 21, 22, 3 तिया 9, 1 10, 3 5 15, 3 सत्ते 21, 22, 3 तिया 9, 11, 11,250। ठीक है, तो एक को 11,250 का लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और बी को होगा 3,750 का। बस इतना ही आपको पूछा था रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आ गया कि सारे एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को बुक वैल्यू में पहले ट्रांसफर करना पड़ता है, सारे एसेट्स को पहले सेल करना पड़ता है बाय बैंक करके, और जो लाइबिलिटीज़ उसका पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद आप देख लीजिए और भी कुछ अगर एक्सपेंसेस दिया तो उसका पेमेंट कीजिएगा। उसके बाद आप जो भी डिफरेंस कैलकुलेट कीजिएगा उसको या तो प्रॉफिट या लॉस, तो डेबिट का टोटल ज़्यादा तो लॉस आ जाएगा, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा तो प्रॉफिट आ जाएगा। फिर फिलहाल यहाँ पर लॉस था तो ए और बी में बांट दिया गया, जो आपको पुराना रेशियो दिया था 3:1 के रेशियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। क्या दिया हुआ है पहले वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में ईशा लिमिटेड जो है 10 रुपया वाले 1,000 समता अंश, ध्यान दीजिएगा समता अंश यानी इक्विटी शेयर के बारे में बताया गया है। समता अंश 1 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए जाए, जो इस प्रकार थे: 2 रुपया आवेदन पर यानी एप्लीकेशन पर, 4 रुपया अलॉटमेंट पर प्रीमियम सहित, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यानी प्रथम और अंतिम याचना पर 5 रुपया होगा। सभी अंशों को खरीदने के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए तथा कंपनी 2,000 अंशों आवंटन तथा याचना छोड़कर समस्त देय राशि यानी कॉल सीनेरियस हो गया प्राप्त हो गई। इन राशियों का हरण कर लिया गया, फॉरवर्ड कर लिया गया। कंपनी के पुस्तक में जनरल प्रविष्टि में रोकड़ बही, ध्यान दीजिएगा इसमें रोकड़ बही भी बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ईशा लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन 2 रुपये, अलॉटमेंट 4 रुपये जिसमें प्रीमियम मिला हुआ है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपया। सभी शेयर का सब्सक्रिप्शन हो चुका है और विद द एक्सेप्शन ऑफ बुरा अलॉटमेंट एंड कॉल मनी में 2,000 शेयर का पैसा नहीं मिला है। दिस शेयर वेयर क्या हो गया, फॉरफिटेड हो गया। इसके लिए हम लोग को जर्नल एंट्रीज बनाना है, तो इसमें बोल दिया गया है सो द जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो जर्नल एंट्री के लिए पहले आपको कॉलम बनाना होगा, तो यहाँ पहले आप लिख लीजिए इन द बुक्स ऑफ ईशा लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ ईशा लिमिटेड जर्नल एंट्रीज।
तो देखिए आपको जर्नल और कैश बुक इसमें दोनों बोला गया है, तो आप याद रखिएगा जर्नल और कैश बुक अगर दोनों बोलता है तो बैंक का एंट्री आपको जर्नल में शो नहीं करना है, ठीक है ना, विदाउट बैंक। तो इसमें लिख लेते हैं हम लोग डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट के लिए। तो जैसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया गया 1 लाख इक्विटी शेयर है, एप्लीकेशन का जो रेट है वो 2 रुपया है, तो बैंक वाला एंट्री आपको नहीं करना है जैसा आपको पहले ही बताएं, ठीक है ना। तो पहला एंट्री जो आपको करना है वो क्या करना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखना जरूरी है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसका जो अमाउंट है आपका जैसा आपको बताए थे 1 लाख शेयर है, 2 रुपया एप्लीकेशन का रेट है, यानी 2 लाख रुपया हो जाएगा आपका। तो यहाँ लिख दिया आप 2 लाख रुपए, ठीक है। दूसरा एंट्री जो आप करेंगे वो क्या है, प्रीमियम के साथ है आपका, ठीक है ना। दूसरा एंट्री जो है वो प्रीमियम के साथ है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया 4 रुपये आवंटन पर प्रीमियम सहित है, तो इसीलिए आप जो एंट्री के कीजिएगा वो लिखिएगा यहाँ पर दूसरा एंट्री, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ इशू किया गया है, ठीक है ना। तो इसका जो रेट है आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का जो रेट है वो 4 रुपया है, ठीक है। 1 लाख को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 लाख हो जाएगा, और इक्विटी शेयर जो नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख है, प्रीमियम का रेट जो है वो 1 रुपया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया था 1 रुपये प्रति अंश प्रीमियम, यानी 1 रुपया पर शेयर जो है वो प्रीमियम है, यानी 1 लाख को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्रीमियम आपका लिखाएगा यहाँ पर 1 लाख रुपया लिखाएगा, तो बाकी 3 रुपये के हिसाब से आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 लाख रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ लिख भी दे रहे हैं आपको 1 लाख इंटू 3 से किया गया है, ये 1 लाख इंटू 1 से किया गया है, और ये 1 लाख इंटू 4 से किया गया है, और ये आपका 1 लाख इंटू 2 से किया गया है, तब 2 लाख आया है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब इसका नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। ठीक है, जो थर्ड एंट्री होगा
वो आपको दिया हुआ है कि प्रथम और अंतिम याचना दोनों एक साथ था, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो एक साथ दिया गया है आपको। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपये, यानी 1,00,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,00,000 हो जाएगा, यानी यही एंट्री हो जाएगा आपका इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन इसका लिख देंगे बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। बस ये आपको 3 एंट्री करना था यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 5 रुपये के हिसाब से 5,00,000 हो जाएगा, क्योंकि इसका रेट जो है वो 5 रुपया था। तो ये मल्टीप्लाई किया गया 1,00,000 शेयर को 5 रुपये से। अब आपको पूछा है यहाँ पर कैश बुक पूछा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहीं पर आप बनाएंगे कैश बुक। तो चलिए कैश बुक बनाते हैं हम लोग। 4 कॉलम होगा इसमें। पर्टिकुलर अमाउंट एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो सारे बैंक वाले एंट्री जो हम लोग कैश बुक में करेंगे, तो जैसा पहला एंट्री था आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो आप यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो इसका हो जाएगा 2,00,000 रुपये। यही जो आप यहाँ ट्रांसफ़र किए थे तो पहले रिसीव करेंगे 2,00,000 रुपये के लिए। उसके बाद आप लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन थोड़ा ध्यान से, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो है आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि बोला गया था 2,000 शेयर का पैसा आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो 1,00,000 शेयर था आपका, उसमें से 2,000 शेयर माइनस कर दीजिए। तो 1,00,000 शेयर में से 2,000 शेयर अगर आप माइनस कर देते हैं तो बचता है 98,000 शेयर्स। उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 5 अट्टे 40, 5 9 45, 49, यानी 4,90,000। कितना हो जाएगा? 4,90,000। अच्छा, अलॉटमेंट का रेट जो था वो 5 रुपये नहीं था। अलॉटमेंट का जो रेट था वो था 4 रुपया था। अलॉटमेंट का जो रेट है वो 4 रुपया है, सॉरी। अलॉटमेंट का जो रेट है वो 4 रुपया है। 4 रुपये से आपको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। 0 0 0 4 अट्टे 32, 9 चौके 36, 3,92,000 आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आप लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो उसमें आपका हो जाएगा 1,000 में से 1,00,000 में से 2,000 शेयर माइनस कर दिए तो 98,000 हो गया। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट 5 रुपया था, तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 4,90,000, ठीक है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा। 2,000 शेयर जो है वो अलॉटमेंट में से भी नहीं दिया गया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी से नहीं दिया गया। तो 1,00,000 में से 2,000 शेयर माइनस कर दिए तो 98,000 आ गया। अलॉटमेंट का रेट 4 रुपया था, तो 4 रुपये से मल्टीप्लाई किया तो 3,92,000 आ गया। और
98,000 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट आ गया 4,90,000। इसको ऐड कर दीजिए, 4 3 7 9 यानी 2 9 9 18, 4 3 7 1 8 2 10, 10,82,000 आएगा। तो ये आपका आ रहा है 10,82,000 और इसको आप लिख दीजिए बाय बैलेंस CD, यानी आपका क्लोजिंग कैश आ गया 10,82,000 का। ये आपका हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51। तो को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको दिया हुआ है कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पूछा गया है इसमें। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग को ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड डिविडेंड दिया हुआ है 25,000 रुपये का, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ गुडविल, रिटर्न ऑफ और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। तो इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग को नहीं बनाना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाना है। 3 तरह का एक्टिविटी होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है ना। तो हम लोग बनाएंगे अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। तो यहाँ पहले हेडिंग दे देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 51 है ये, क्वेश्चन नंबर 51। तो यहाँ कैश तो लिख लेते हैं इसको, हम लोग एक हेडिंग दे देते हैं कंप्यूटेशन। अच्छा हेडिंग देते हैं हम लोग कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन से अच्छा लग रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है ना। तो ये जो बनाया जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये 2 मेथड से बनाया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर ऐसा कोई मेथड का नाम नहीं लिखा है, तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे इनडायरेक्ट मेथड से, और इसको बनाया जाता है एज़ पर AS3 के हिसाब से। ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अंडर इनडायरेक्ट मेथड। तो चलिए इसका फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग। तो एक लिख लिया हम लोग पर्टिकुलर्स, एक अमाउंट का और एक टोटल अमाउंट का। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को जैसा इस क्वेश्चन में दिया गया है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को बिफोर में कन्वर्ट करना होगा इसको। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा यहाँ पर कि नेट प्रॉफिट आफ्टर, नेट प्रॉफिट जैसा लिखा हुआ वैसे लिख लीजिए, आफ्टर प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स एंड डिविडेंड। जो आपको दिया हुआ है वो है 25,000 रुपये। ठीक है। तो इसको बिफोर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को ऐड करना होगा प्रोविज़न फॉर टैक्स, और अगर डिविडेंड दिया रहता तो डिविडेंड को भी ऐड कर देते हैं। फिलहाल आपको दिया हुआ है प्रोविज़न फॉर टैक्स, इसमें ऐड कर दीजिए। जो आपको दिया हुआ है 12,000 रुपये, यानी टैक्स का आप प्रोवाइड कर रहे हैं 12,000 से, और इसमें ऐड कर लीजिए क्योंकि ऐड करने के लिए और कुछ तो है नहीं, 37,000। और इसमें देखिए क्वेश्चन में लिखा है रिफंड ऑफ टैक्स, यानी अब ज़्यादा टैक्स पेमेंट उसमें हो गया था जिसमें आपको रिफ़ंड किया जा रहा है, जो लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, रिफंड ऑफ इनकम
टैक्स जो आपको दिया हुआ है 8,000 रुपये, तो इसको लेस कर देते हैं और लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको आप लिख दीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसको आउटर कॉलम में लिख दीजिए, 37,000 में से 8,000 माइनस कर दीजिएगा, 8 9 17 यानी 29,000, और इस 29,000 को लिख लीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 29,000 हो गया। अब इसमें ऐड किया जाता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या उसी को बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इसी को बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो जिसमें आता है आपका डेप्रिसिएशन आता है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट आता है, गुडविल रिटर्न ऑफ आता है, ये तीनों जो है आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही आता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो है 5,000, जो लिख दिए। फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट जो है वो 3,000 का है, तो लिख दिया आप 3,000 का, और एक गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ दिया हुआ है 10,000 का। पाँच 3 8 18,000 रुपये। तो इन सब को ऐड कर देते हैं। आठ 9 17 47,000 आ रहा है, और इस 47,000 को लिख लेते हैं हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और एक चीज़ इसमें ऐड हो गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन कैश एक्सपेंसेस, इसमें लेस होता है, फॉर्मेट के हिसाब से काम करते हैं हम लोग। नॉन कैश इनकम को माइनस किया जाता है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस किया जाता है। जो यहाँ पर है नहीं, तो यही दोबारा लिख देते हैं 47,000, इसको लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसमें क्वेश्चन में आपको एक दिया हुआ है रिफंड ऑफ टैक्स, जिसको हम लोग को माइनस करना पड़ता है, यानी दोबारा यहाँ पर लेस करेंगे हम लोग। एक बार ऐड हुआ है और एक बार लेस करेंगे हम लोग, क्योंकि आपको टैक्स जो है वो कम पे करना पड़ा था, आपको रिफ़ंड हो गया था कुछ अमाउंट, तो टैक्स तो पे करना होगा आपको, लेकिन कम करना होगा। तो यहाँ पर रिफ़ंड ऑफ टैक्स को एडजस्ट करके पे करेंगे। तो यहाँ पर हो गया फ़िलहाल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 47,000। अब इसमें से लेस कर दीजिए। अब आपको इनकम टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड। तो इनकम टैक्स का प्रोविज़न किया गया था 12,000 से, लेकिन उसमें से रिफ़ंड हुआ है आपका 8,000 रुपये। ठीक है, तो रिफ़ंड हुआ है यहाँ पर 8,000 रुपये। तो 12,000 में से 8,000 माइनस कर दीजिए, यानी 4,000 रुपये। तो 4,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 43,000, और यही आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस का आंसर समझ में आया होगा। नेट प्रॉफिट पहले आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड डिविडेंड जो आपको दिया हुआ था 25,000 रुपये, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा था 25,000 रुपये, पहले उसको लिख दिए। उसमें से ऐड कर दिया प्रोविजन फॉर टैक्स जो दिया हुआ था 12,000 रुपये, दोनों को ऐड कर दिए। 37,000 उसमें से रिफंड ऑफ टैक्स माइनस कर दीजिए। रिफंड ऑफ टैक्स 8,000 का दिया था, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। अब उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आपका वो आता है डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट और गुडविल रिटर्न ऑफ, ये टोटल मिला के 18,000 रुपये आप उसमें से ऐड कर दिए, तो आ गया आपका 47,000। नॉन कैश इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ था, इसीलिए इसको नील ले लिया हम लोग, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया आपका 47,000 का। ठीक है ना,
और उसमें से आप लेस कर दिए इनकम टैक्स पेड, जो आपको 12,000 रुपये प्रोविज़न किया गया था और 8,000 रुपये आपको रिफंड हुआ है, तो आप पेमेंट कितना किए 4,000 का, तो इनकम टैक्स पेड हुआ है 4,000 का, तो माइनस कर दे तो 43,000, यही आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 52 जो पूछा गया है इसमें पूछा गया कि वित्तीय विवरण के विश्लेषण और निर्वचन के उद्देश्य क्या है, यानी व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वित्तीय विवरण के, तो एक नोट्स आपके लिए तैयार करके रखें। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या है, वो ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ लेते हैं। टू असेस द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, यानी अर्निंग कैपेसिटी या प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए, यानी उसका अर्निंग कैपेसिटी कैसा है या प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है फर्म का, वो जानने के लिए हम लोग बनाते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टू असेस द ऑपरेशनल इफिशिएंसी एंड मैनेजरियल इफेक्टिवनेस हम लोग जानने के लिए बनाते हैं, या टू असेस द शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द फर्म के लिए, या टू मेक द फोरकास्ट about future prospect of the firm, या to assess the progress of firm over a period of time, to help in decision making and control, और to provide important information for granting credit। ये 7 चीज़ आप लिख देंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, तो आप इजीली आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए 7 पॉइंट लिख दीजिए। और आपको जो हिंदी में अगर लिखना है तो वित्तीय विवरण के विश्लेषण और निर्वचन के उद्देश्य आप लिख सकते हैं। फर्म की उपार्जन क्षमता या लाभप्रदता का आकलन करना कि कैसी उपार्जन क्षमता है, लाभदायकता कैसा है। या फिर दूसरा, परिचालन दक्षता और प्रबंधकीय प्रभावशीलता का आकलन करना। तीसरा है फर्म की अल्पकालीन के साथ साथ दीर्घकालीन शोधन क्षमता का आकलन करना। चौथा है फर्म की भविष्य की संभावनाओं के विषय में पूर्वानुमान लगाना। पांचवा है कि किसी समयावधि में फर्म की प्रगति का आकलन करना। और छठा है निर्णय लेने और नियंत्रण में सहायता करना। और सातवां है ऋण देने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना। तो ये आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो ये उम्मीद है आपको सारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो है वो समझ में आया होगा। और हम लोग जो है अकाउंटेंसी का सारा MCQ और शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद है आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो चुका होगा। तो आने वाले वीडियो में आपको BMT का वन शॉट वीडियो आपको बताएंगे, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक साथ बताएंगे। और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लास के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।